नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फिजियोलॉजी का क्रैश कोर्स करा रहे हैं, एक तरीके से क्विक लेक्चर जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट श्लोक, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का वेटेज है, ये सारी बातें करते हैं और किस तरीके से टॉपिक को ईजी बनाना होता है, वो सारी बात करके हम 1 से 13 तक के चैप्टर हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आप 1 से 13 तक की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे फिजियोलॉजी क्रिया शारीरिक नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप देखिए। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर नंबर 14 का क्या है, अग्नि। तो आज हम बात करेंगे अग्नि की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, अग्नि के पर्याय, अग्नि के प्रकार, अग्नि का स्थान क्या है, अग्नि के कर्म क्या है, पाचक अग्नि के कर्म क्या है, भूताग्नि के कर्म क्या है, धातु अग्नि के कर्म क्या है और विशेष व्याख्या अग्नि का वर्णन। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा इसमें से आता है, मतलब 5 नंबर का वेटेज देने वाला ये फिजियोलॉजी का चैप्टर है। तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको क्लियर हो जाती हैं। माना कि कुछ गलतियाँ भी होती हैं, शुरुआत में आप बोरिंग लगता होगा कि क्या आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन पूरा वीडियो देखने से आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और टॉपिक ईजी हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे सोशल मीडिया के हैंडल है, मुझसे जुड़िए, मुझसे बात कीजिए, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अग्नि चैप्टर नंबर 14। तो अग्नि की व्युत्पत्ति और निरुक्ति। अब देखो यहाँ पे अग्नि गतो धातु से अंगित ऊर्ध्व गच्छति, इस प्रत्यय द्वारा अग्नि शब्द की उत्पत्ति हुई है, याद होना चाहिए। करेक्ट। सत्व रजो बहुलम महाभूतम तेजम, ये आपको याद होना चाहिए। 2 बताए मैंने, फर्स्ट और फोर्थ। सत्य एवं रजगुण तेज से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो मैंने 2 चीज़ बताई आपको, ये दोनों आपको रट लो, मतलब किसी भी तरीके से रट लो कैसे भी करके। अब है अग्नि के पर्याय, सिनोनिम्स। तो इसमें से जो आपको अच्छे लगे, याद हो जाए 5 से 7, वो आपको याद करने हैं। वैसे और वही स्रोत, जलन, सूची, भास्कर, अनल, पावक, इनमें से जो भी आपको 5-6 याद हो जाएं वो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं अग्नि के पर्यायवाची लिखो, 2 नंबर में आ गया। क्या लिखोगे जब याद नहीं होगा तो लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए 5 से 7 याद कर लो। अग्नि कितने प्रकार की होती है? 1 जठराग्नि, 5 भूताग्नि, 7 धातुअग्नि, 13 प्रकार। कोई जरूरत नहीं है याद करने की, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक तो जठराग्नि, पिछले चैप्टर जो हार वाले चैप्टर में यही तो बता रहा था जब से मैं, 1 जठराग्नि, 5 भूताग्नि, 7 धातुअग्नि, क्योंकि 5 महाभूत है तो 5 भूताग्नि हो गई, 7 धातु हैं तो 7 धातु हो गए, 7 और 5 12 1 13, ऑटोमेटिक याद हो गई, रटने की जरूरत नहीं हुई। मैंने ये याद होना चाहिए, इसमें ऐसे बोल रहा हूँ कि याद होनी चाहिए 100%, लेकिन ये रटने की चीज़ नहीं है, ये ऑटोमेटिक कॉन्सेप्टली है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जठराग्नि, भूताग्नि और धातुअग्नि। अब भूताग्नि कौन कौन सी हैं? वही 5 महाभूत हैं उनके नाम से, पार्थिवाग्नि, आप्याग्नि, आग्नेयग्नि, वायुअग्नि, नाभसी अग्नि। तो पार्थिव यानी पृथ्वी, आप्य यानी जल, आग्नेय यानी अग्नि, अग्नि महाभूत वाली, वायुअग्नि यानी वायु महाभूत वाली, नाभसी आकाश महाभूत वाली। ओके, इस तरीके से 7 धातु है। रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदोग्नि, अस्थिअग्नि, मंजाग्नि, शुक्राग्नि। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र वाले, उनके आगे अग्नि लगा दिया, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। अग्नि शरीर के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोत में कोशिकाओं में रहती है। ये तो आपको पता है कि प्रत्येक सेल में आपका पाचन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ रहे हो आप, वो हर कोशिका में रहता है, उसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस। उसी तरीके से यहाँ बोलते हैं कि अग्नि शरीर के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में कोशिकाओं के सेल में रहती है, किंतु कर्म से बाद उनका जठराग्नि, भूताग्नि, धातुओं के नाम से वर्णन किया गया। तो अलग अलग अग्नियों के नाम से वर्णन किया गया। प्रत्येक सेल में अग्नि उपलब्ध है, तभी तो उसका पाचन होता है, तभी तो वहाँ भोजन बनता है, तभी तो वो जीवित रहती है। कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पर रिसर्च करके बता दिया हमारे आचार्य महामुनियों ने बोला है, क्योंकि पहले संसाधन नहीं थे, उन्होंने जो बताया लेकिन वो सटीक बताया। लोकेशन ऑफ अग्नि, अग्नि स्थान। अब यहाँ पे देखो आपको 3 श्लोक दिख रहे हैं सामने, 1 2 3, तो आपको ये याद हो जाए शुरुआत वाला तो अच्छी बात है। तो अग्नि के स्थान, नहीं तो आपको ये हिंदी वाली तो याद करनी है। जो इंपॉर्टेंट है ना उस पर मैं ऐसे स्टार मार्क लगाऊंगा, ये मैं आपको बताया कि अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका नॉलेज ही इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं।
जठर उदर प्रदेश में स्थित होने से जठराग्नि, आहार का पाचन करने के कारण पाचक अग्नि, और पाचक अग्नि ही सभी अग्नियों की पोषक होने से सब अग्नियों में प्रदान की है। तो मोस्टली कौन है? जठराग्नि। शुरुआत की जो एक अग्नि है उससे पहले पकवा अमावस्या में जो भोजन पचता है उससे ही तो बाद में अन्य अग्नियों को वो मिलती है, ताकत मिलती है, जैसे धातु अग्नि और भूताग्नि को। ठीक है। और देखो अपन ने खूब बात की है आहार वाले जितने भी चैप्टर उसमें अग्नि के बारे में मैंने इतना कुछ बोला है। अगर आपने वीडियो पूरे देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट में क्या बोलने वाला था। छठी पितृ क्लैनी डूडेनम है। ठीक है। पित्त धराकला अमावस्या तथा पक्वास्या के मध्य स्थित है। ये भी अपन ने खूब अच्छी चीख चीख के अच्छी अच्छी तरीके बोल बोल के समझाई थी मैं तुमको। यह अमावस्या से पक्वास्या की ओर जाने वाले अनुपान को पचवा, देखो घृणियों क्या बोला है, पश्चिमान्यस्य में रोककर पित्त के तेज में उसका पाचन कर उसके पचने से पके हुए रस का अवशोषण करती है। छठी पितृकला डुडेनम होती है। ठीक है, उसको हम पितृकला बोलते हैं। जो अमावस्या और पक्वास्या के मध्य स्थित है, मैंने आपको ऐसे चित्र बना के समझाया था आहार वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे जो भी ग्रहण आता है उसका पाचन करती है और अवशोषण करती है। तो ये जठनी का स्थान हो गया। तो जठनी कहाँ पाई जाती है? अमावस्या और पक्वास्या के मध्य छठी पितृकला में अग्नि पाई जाती है, जठराग्नि। सामान्य क्या रह गया है? फंक्शन ऑफ अग्नि, ये आपको याद होना चाहिए, चरक चिकित्सा वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अग्नि, जठराग्नि, भूताग्नि, धातुअग्नि का मुख्य कार्य है दहन, खाए हुए अन्न को पचाना। ये सबको पता है, इसमें खाए हुए अन्न को पचाना अग्नि का कार्य है। 6 रसयुक्त आहार को अन्य रस में तथा अन्य रस को रस आदि धातु तथा मलों में बदलना। अपन ने जो भोजन किया वो 6 रसों से युक्त है। ठीक है, तो अन्य रसों को रस आदि धातु, जितने भी रस हैं उनमें परिवर्तित करना है, या धातु रस मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनको अलग अलग भागों में। भाई अगर तूने मांस खाया तो उसको अग्नि के द्वारा मांस भागों में बदल लेना और मलों में बदलना। जो अच्छा भाग है उसको अवशोषण करना और जो बाकी जो किट भाग है उसको मलों में बदलना। ये अग्नि का कार्य है। पाचक अग्नि की वृद्धि पर होने पर शेष 12 अग्नियों की वृद्धि होती है। वो जठरा अग्नि की वृद्धि होने पर शेष 12 मतलब 7 धात्विक 5 महाभूत 12 अग्नियों की वृद्धि होती है। मतलब पाचक अग्नि का 6 होने पर शेष अग्नियों का नाश हो जाता है। अच्छी सी बात है, बढ़ रही है तो बाकी बढ़ रही है, घट रही है तो बाकी भी घट रही है। अतः भली भांति अन्न व पान स्वरूप ईंधन से जठराग्नि की रक्षा करें। मतलब सम्यक आहार, संतुलित भोजन आहार, वो मैंने भोजन विधि बताई थी ना, उष्ण आहार, स्निग्ध आहार, अवरुद्ध वीर्य आहार, वो सारी बातें यहाँ पे लागू हो जाती हैं। शरीर का चयापचय मेटाबॉलिज्म में 13 अग्नियों के आश्रित है। अगर अग्नियां में प्रॉब्लम है तो समझ लो कि आपकी मेटाबॉलिज्म बिगड़ चुका है। प्राकृतिक तथा विकृत पित्त के कर्म, देखो ये कॉन्सेप्ट अब एक्स्ट्रा, पित्त के प्राकृतिक कर्म और विकृत कर्म अपन ने पहले खूब पित्त वाले जो बात पित्त दोस्त था उसमें खूब याद किया और मैंने याद कराए थे। ये यहाँ पे देखो पंक्तिम दर्शनम मात्रम, उसमें ये आपको याद कराया था। तो यहाँ भी बता रहा हूँ कि ये याद कर लेना। रिपीट हो रहा है, देखो मैं वहीं पे स्टार मार्क लगाया था आपको जिसपे वो रिपीट होता है। ये हिंदी वाले आपको याद होंगे अच्छी तरीके से। पित्त का जो प्राकृतिक क्रम है अपन ने अष्टांगी में किया है, फिजियोलॉजी में पहले किया है, तो ये एक बार दोबारा से देख लेना। जठराग्नि, जो शुरुआत की जो अग्नि है उसके कार्य पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ जठराग्नि। यहाँ पे क्या था? सामान्य कार्य थे सभी अग्नियों के, वहां स्पेशल क्या है? सॉरी, जठराग्नि पाचक अग्नि कार्य, ओनली स्पेशल जठराग्नि की बात हुई है यहाँ पे। तो इतना बड़ा कोटेशन आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। जो स्टूडेंट अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना चाहता है, टीचरों के सामने अच्छा अपना योगदान देना चाहता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये हिंदी में भी याद हो जाए तो भी चलेगा। प्राकृतिक क्रमों से पित्त 4 प्रकार के भक्ष्य, लेह, भोज और पेय पदार्थों को पचाता है। देखो भोजन अपन ने बताया था, आहार 4 प्रकार का होता है, अलग अलग मतलब उत्पत्ति का पिछले चैप्टर में बात की थी, उससे कोष्ठ से पहले वाले चैप्टर में बात की थी कि उत्पत्ति के आधार पर, पचने के आधार पर, ठीक है, लेने के आधार पर। देखो अभी ये 4 प्रकार के बताए यहाँ पे। ठीक है, पाचन कर पक्वास्या अमावस्या के मध्य स्थित रहकर दोष, रस, मल पुरुष को पृथक कर अलग अलग शेष जो अन्य पित्त स्थान उसको अपने स्थान में रहकर ही बल देता है, वह पाचक पित्त कहलाता है। तो पाचक पित्त हो गया या जठराग्नि है गई, दोनों आपस में कोरिलेट है। मैंने आपको बताया छठी पित्त धरा कला गृहिणी में सारी क्रियाएं होती हैं।
जाठराग्नि, भगवान ईश्वर अन्न का पाचन करने वाला है। मधुर आदि रसों को पाचन करने के लिए ग्रहण करती हुई यह अग्नि पाचन सूक्ष्म होने के कारण ज्ञात नहीं होती। देह को धारण करने वाले द्रव्यों को निर्माण हेतु अन्न का पाचन होना आवश्यक, अतः सभी अग्नियों में जाठराग्नि को श्रेष्ठ माना है। श्रेष्ठ तो मानेंगे ना, क्योंकि शुरुआत में इसी के द्वारा तो रस बनता है, बाकी जो भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसका सर्वोत्तम पाचन जाठराग्नि करती है। अब आता है भूताग्नि के कार्य। ठीक है, जाठराग्नि ने खाने को पचा दिया। अब ये भूताग्नि क्या करती है, एक एक अग्नि का स्पेशल कार्य बता रहा है। भौम भूमि संबंध, आप जल संबंधी, आग्नेय अग्नि संबंधी, वायु वायु संबंधी, नाभस आकाश संबंधी 5 अग्नि है। मैंने आपको ये पहले बता दिया था। भूताग्नि का कार्य सूक्ष्म पाचन कर्म के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म पाचन कर्म के अंतर्गत मैंने आपको वो बताया था अपन विपाक में देखो, धातुअग्नि से पाचन और भूताग्नि से पाचन मैंने बताया था उसमें। तो ये विपाक मतलब सूक्ष्म पाचन, विपाक को ही तो सूक्ष्म पाचन बोलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट इंटररिलेटेड है, कोरिलेटेड है आपस में। इसका मतलब यही है कि जैसे कि अपन ने, मैं आपको समझाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ से अपन ने कोई पॉलीसेकेराइड ली, उसको डाइसेकेराइड, फिर मोनोसेकेराइड, फिर ग्लूकोज में तोड़ दें ताकि वो बॉडी अवशोषित कर सके। इसी तरीके से अपन ने कोई भोजन लिया, ठीक है, भोजन का रस बना जाठराग्नि। अब रस का फिर क्या करते हैं, धातुओं, अग्नि और प्लस 5 महाभूति जो अलग अलग महाभूतों में तोड़ते हैं ताकि बॉडी अवशोषित कर सके। कॉन्सेप्ट वही है, आपको बस समझना है। तो ये सूक्ष्म पाक करती हैं भूताग्नि, ठीक है। अब भूताग्नि सूक्ष्म पाक करेगी, कैसे करेगी कि जो भी अपना जो हार रस तैयार हुआ है उसको इन भागों में तोड़ेगी। पार्थिव अग्नि, आप्य अग्नि, मतलब ये पार्थिव अग्नि पार्थिव वाले भाग को तोड़ेगी, आप्य अग्नि आप्य वाले अग्नि वाली, वायु अग्नि, नाभस, ये सारी अग्नि अपने अपने पार्ट जो अपने अपने सदृश जो गुण वाले हैं उनको तोड़ेगी, उनको पचाएगी। फिर ताकि वो पच जाए तो शरीर अवशोषण कर सके, फिर बाकी अपने बॉडी का निर्माण हो सके, बॉडी की वृद्धि हो सके। ये आपको याद होनी चाहिए, हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो आपको ये हिंदी तो याद होनी चाहिए। हिंदी का तो 100% है। पाशग्नि द्वारा कुछ पके हुए इस आहार में पृथ्वी आदि पंच महाभूतों की भूताग्नियां अपने अपने महाभूत गुणों से आहार की पृथ्वी आदि महाभूत अंशों को पचाती हैं। मैंने बोला ना आपको, अपने अपने सदृश। पृथ्वी अग्नि अपने समान पार्थिव आहार को, आप्य अग्नि आहार के जलीय भाग को, वायु अग्नि आहार के वायु भाग को, आग्नेय अग्नि आहार के आग्नेय भाग को और आकाशीय अग्नि आहार के आकाशीय भाग को पचाती है। तभी तो भोजन का अवशोषण होगा। ऐसे थोड़ी होगा जितना घास खाया रस बनाया और अवशोषण हो गया, नहीं, सूक्ष्म पाक होना भी जरूरी है। तभी तो बोलते हैं अपन, देखो जब कुछ समझ में नहीं आए ना तो बस सोचो आंख बंद करके कि ऐसा क्यों हुआ। फिर धातु अग्नि का कार्य क्या है, 5 ऊष्मा पार्थिव आदि भूग्नि की ही स्थान को प्राप्त होकर धातु में स्थित हो और धातु अग्नि का रूप ग्रहण करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही है फिर कोटेशन 3-4 अलग अलग आचार्य के अनुसार। आपको अब मैं तो बता रहा हूँ, हिंदी याद कर लो, काफ़ी है। रस आदि धातुएं अपनी रस सप्त अग्नियों, रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस, जितनी भी 7 अग्नि है आदि लगा दिया। किट भाग, मल भाग और प्रसाद भाग श्रेष्ठ रूप से 2 प्रकार से पाक और परिवर्तित करती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु अग्नि है। ओके, बात हो गई। जाठ अग्नि द्वारा आहार का पाचन होने के पश्चात जो रस श्रेष्ठ अंश बनता है वह वयन वायु द्वारा सूक्ष्म स्रोतों में पहुंचकर रस, रक्त आदि सब धातुओं की अग्नि द्वारा क्रम से पाचन होकर उसी समय रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा धातुओं में परिवर्तित काल के सदृश काल स्वभाव निरंतर गति करता हुआ रक्त आदि धातुओं की तथा कफ आदि पित्त मलों की पुष्टि करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, समझो। सबसे पहले रस बना जठराग्नि के द्वारा। ओके, जठराग्नि के द्वारा पंच महाभूतों क्रिया हुई रस पे, अलग अलग महाभूतों ने अलग अलग पाचन कर दिया। अब फिर ये आगे बढ़ी तो ये धातु अग्नि है ना, उनको पाचन करती हैं। उसी समय पाचन किया, मतलब छोटे से छोटे अंश में अब तोड़ दिया उसको, उसी समय वो अवशोषित हो जाता है। फिर वही रस, रक्त, मांस में, अपना बॉडी इन्हीं से तो बना हुआ है। रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका पोषण करती है, इनको बनाती हैं। देखो पाचन भी हो रहा है और बन भी रही है। बनने के बाद में वात, पित्त, कफ और जितने भी मल है उनकी पुष्टि करता है मतलब उनको योगदान देता है। अपन कुछ खाना खाते हैं तो अपने बॉडी में जाता है, वो अवशोषित होता है, तभी तो अग्नि अवशोषित होता है। पहले जठराग्नि क्रिया हुई, फिर भूताग्नि की, फिर धातु अग्नि। ये कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। रक्त का रक्तांगनी से ही पाचन होता है, मांस का मांस अग्नि से ही पाचन होता है। बल का परिमाण देह में उत्साह को बढ़ाते हुए धातु और मल को बढ़ाता है।
यदि पाचक अग्नि के सूक्ष्म अंश की धातुओं में क्षीणता होती है तो एपच कैटाबोलिज्म क्रिया की कमी तथा एनाबोलिज्म वृद्धि होने से धातु वृद्धि होती है। अब देखो क्या बोल रहा है, समझो इस कॉन्सेप्ट को। इस सूक्ष्म अंश की धातुओं में क्षीणता होती है, सूक्ष्म अंश की धातुओं में क्षीणता होती है। अब 6 कैटाबोलिज्म क्रिया में कमी तथा 6 एनाबोलिज्म क्रिया में वृद्धि होने से धातुओं की वृद्धि होती है। इसकी धातुओं में वृद्धि होने से अपचय क्रिया में वृद्धि तथा क्षय क्रिया में ह्रास होता है, जिससे धातु क्षय होता है। अग्नि बल के अनुसार अग्नि 4 प्रकार की होती है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। बल का प्रमाण देह शरीर में उत्साह को बढ़ाते हुए धातु और मल को बढ़ाता है। यदि पाचक अग्नि के इस सूक्ष्म अंश की धातुओं में क्षीणता होती है, मतलब जो धातुएं अपने वहाँ पे जो अग्नि है उसमें अगर इस पाचक अग्नि की मतलब धातु अग्नि की क्रिया की क्षीणता होगी, कमी होगी, तो अब 6 कैटाबोलिज्म क्रिया कम होगी कि पच में नहीं पाएगा, ठीक है। और एनाबोलिज्म क्रिया में वृद्धि होने से धातुओं की वृद्धि होगी। जितने भी बनेंगे धातु ऐसे कैसे जमते रहेंगे, मतलब एकदम से अति हो जाएगी धातुओं की। और जब मतलब ये अग्नि ज़्यादा काम करेगी, धातु अग्नि ज़्यादा अग्नि करेगी तो धातुओं को ज़्यादा बचाएगी, इसलिए क्षय क्रिया मतलब ह्रास होता है, जिससे धातु क्षय होता है। समझ में आया? देखो धातु अग्नि 2 कार्य करती है, क्षय का भी करती है और निर्माण का भी करती है। अगर धातु अग्नि ज़्यादा है तो क्षय ज़्यादा होगा, धातु अग्नि कम है तो निर्माण ज़्यादा होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसका मतलब ये है। अब देखो अगला है अग्नि बल के अनुसार, ये अलग प्रकार की अग्नि है, यहाँ पे दूसरी तरीके से डिवाइडेड किया है। मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि, समाग्नि, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, फिजियोलॉजी किसी न किसी चैप्टर में आया हुआ है। अगर आपने वीडियो पूरे देखे होंगे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। विशेष वाक्य, आयुर्वेद संहिता में अग्नि 3 निम्न प्रकार से है, पाचक भूताग्नि, धात्वग्नि। ये विशेष वाक्य है। आपको क्वेश्चन आएगा कि अग्नि पर एक विशेष टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये लिखना है। जाठराग्नि, वही बातें, सेम बातें। यहाँ पे देखो आप जितने भी ये पॉइंट है, धातु अग्नि, इंसुलिन और मॉडर्न से कोरिलेट करके बताया। जो बोलते हैं ना, जैसे अपन ने वात दोष की विशेष व्याख्या की थी, फिर पित्त दोष की विशेष व्याख्या की थी, फिर कफ दोष की विशेष व्याख्या की थी, तो मॉडर्न से इंटरलेट करके आग्नेय होने के कारण पित्त द्वारा दहन, पचन आदि क्रिया करने से अंतर्ग्नि कहा जाता है। चरक के टीकाकार चक्रपाणि ने अग्नि को पित्त से पृथक मानकर पित्र अंतर्गत रहने वाली ऊष्मा के रूप में बताया। ये बोल रहा है कि पित्त के जो अंदर जो ऊष्मा रहती है ना, उसे अग्नि कहते हैं। पाचक पित्त में स्थित तेजस अंश आहार द्रव को अन्न रूप में परिवर्तित करता है। आहार, पाक तथा रस, रक्त आदि धातुओं को उत्पन्न करने में संपन्न होने संपूर्ण पाक क्रियाओं का समावेश पित्त के अंतर्गत किया जा सकता है। आहार द्रवों का अन्न रूप में परिवर्तन पाचक अग्नि करती है। वही बात है एलिमेंट्री कैलान में। अब इसको आप स्टडी कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। वही बात है, मॉडर्न से इंटरलेट लिंक क्या आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस से लेके यहाँ तक ले लो। मॉडर्न से इंटरलिंक है, जो अपने टीचर से पूछ सकते हो, बहुत अच्छा है। इंसुलिन वो मैंने आपको बताए थे जितने भी किस तरीके से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड, वो सारी कॉन्सेप्ट ये है, तो इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आई होप आपके जो आयुर्वेद वाला पोर्शन है, मैं आयुर्वेद वाले ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से तीनों अग्नियाँ कार्य करती हैं। जाट अग्नि ने रस बनाया, रस से बाद में पंच महाभूतों की हुई। पंच महाभूतों से जो व्यान वायु सबको लेके जाती है वहाँ छोटे छोटे छिद्रों में, फिर उसके बाद धातु अग्नि क्रिया होती है। अगर धातु अग्नि क्रिया 6 है तो धातुओं का निर्माण होगा ज़्यादा, और धातुओं की अग्नि मतलब अधिक है तो धातुओं का क्षय होगा। ठीक है, थैंक यू। चैप्टर क्लियर होता है।